Let us start next topic, that is October Revolution. 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. Uprising began on 24th October. Prime Minister Kerensky left the city to summon troops. रशिया के अंदर अक्टूबर की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। लेनिन ने तैयारी करी और इसके लिए उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का गठन किया और अपने साथ मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज को भी मिला लिया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री केरेंस्की जो हैं वो 14 अक्टूबर को ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए चल पड़े बॉर्डर्स पे। लेनिन एंड मिनिस्टर केरेंस्की, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, सेना के लोग सरकार के प्रति लॉयल थे। सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को बंद कर दिया, सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थी उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ सर्विसेज को बंद कर दिया और विंटर पैलेस की प्रोटेक्शन में आ गए। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। उसके बदले मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने ये आज्ञा दी कि गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर दिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। द ऑरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, ऑरा शिप विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, और दूसरे शिप्स जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर पहुंच गए। By night, the city had been taken over and ministers had surrendered. आधी रात तक शहर पर बोल्शेविक्स का कब्जा हो चुका था और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था। All Russian Congress of Soviet in Petrograd approved the Bolshevik action. रशियन कांग्रेस ने भी पेट्रोग्रेड में जो बोल्शेविक्स ने किया था उस काम को मान्यता दे दी थी, यानी कि रशियन कांग्रेस भी यही चाहती थी कि वहां पर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आ जाए। Look at the Winter Palace, look at the Aura ship. Heavy fighting in Moscow by दिसंबर के अंदर बोल्शेविक्स और मिलिट्री के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में जबरदस्त फाइटिंग हुई। मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया, द पीपल इन्वॉल्व वर लेनिन, द बोल्शेविक ट्रूप्स वर द प्रो गवर्नमेंट। लेनिन और प्रो गवर्नमेंट के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ। इफेक्ट्स क्या थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के, ये हमारा मेजर क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन को फरवरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट कहा जाता है। Most industry and banks were nationalized in November 1917. ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज हो चुके थे नवंबर 1917 में। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जमीन को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड द पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी, और पीजेंट्स जिस ने नोबेलिटी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। यूज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वॉज बैन्ड, पिछले एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स जो थे या जो पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया था, यानी कि राजशाही से जुड़ी जितनी भी चीजें थी उनको बंद कर दिया गया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज, जितने भी बैंक थे और इंडस्ट्रीज थी वो सरकार के हाथों में आ गई थी, सरकार ने कब्जा कर लिया था। नवंबर 19 तक ये सब हो चुका था, और जो लैंड थी और सोशल सामाजिक प्रॉपर्टीज थी, यानी कि गवर्नमेंट लैंड, जो भी लिबरल्स की या रेडिकल्स की जो लैंड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो लैंड थी, जमींदारों की जो जमीनें थी जिस पर किसान खेती करते थे, उस जमीन पर किसानों ने अपना कब्जा कर लिया और लैंड लॉर्ड्स की पावर को सीज कर दिया गया। पुराने टाइटल्स जो थे अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि बोल्शेविक्स ने उन टाइटल्स को बैन कर दिया था, यानी कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और उनको वापस लौटा दिया गया था। तो ये मेजर चेंजेस थे जो बोल्शेविक्स ने किए थे।
न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स, आर्मी अधिकारों के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए और अधिकारियों के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई थी। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, अरब रशिया के अंदर एक ही पार्टी की सरकार थी, यानी कि रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी की सरकार थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो पार्टी के कंट्रोल में थे। वो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, सेंट्रलाइज विकास के लिए सेंट्रलाइज तरीके को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि प्लानिंग बनाकर देश के विकास को कैसे किया जाएगा इस चीज के ऊपर फोकस किया गया। दिस लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि पूरे देश का विकास हो सके। भारत में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था वो रशिया की तर्ज पे ही बनाया गया था, यानी कि किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग बनाई गई कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके असर के कारण धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी विकास हो जाएगा। तो एक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बाकी सभी सेक्टरों को भी ग्रोथ देगी। इस तरह से प्लान करके सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। Look at the different kinds of hats worn by Bolshevik. एक ये फ्रेंच हैट है और नेम्ड एज बुदनोक, और ये जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे वो इस तरह की कैप्स को पहनते थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा था और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज था। सस्ते थे ये इंडस्ट्रीज गुड्स और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही थी। इनके बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, वर्कर्स को पढ़ाने के लिए लिबरल्स के द्वारा स्कूलिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड, फार्म्स को कलेक्टिवाइज किया जाने लगा, यानी कि फार्म्स को जो है उनका चकबंदी की जाने लगी और फार्म्स के साइजेस जो हैं वो इंक्रीज होने लगे, बढ़ने लगे, जिससे कि पैदावार को बढ़ाया जा सके। ऐसा मानना था उस समय कि प्रोडक्शन कम होने का एक कारण खेतों के आकार का छोटा होना भी है, तो क्यों ना पूरे के पूरे गांव की जो जमीन है उसको बड़े बड़े खेत में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। द सिविल वॉर, when the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो रशियन आर्मी में टकराव होने लगा, क्योंकि आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो किसान थे, और जब उन्हें ये पता लगा कि बोल्शेविक्स जो हैं वो किसानों को ज़मीनें वापस लौटा रहे हैं, तो उन्होंने आर्मी छोड़कर अपनी खेती बाड़ी करने का ही फैसला कर लिया। तो बोल्शेविक के रीडिस्ट्रीब्यूशन का रशिया के आर्मी के ऊपर एक अलग ही इफेक्ट आया। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, वो बोल्शेविक्स के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनका जो एसेट्स हैं वो सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Non-Bolshevik जो थे वो liberals और supporters of autocracy बोल्शेविक्स के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत ज़्यादा परेशान थे। They formed their troops, और उन्होंने अपनी ही सेना का गठन कर लिया जिसे ग्रीन्स कहा जाता है, और ग्रीन्स ने रेड्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अब रेड कौन थे? बोल्शेविक वर नॉन एज रेड while the troops formed by non-Bolshevik was known as Greens। तो रेड और ग्रीन के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। रेड वो लोग थे जो सोशलिज्म में विश्वास रखते थे और ग्रीन वो लोग थे जो कि अपनी मेहनत में विश्वास रखते थे।
जो कि डेमोक्रेट्स नहीं थे और जो ऑटोक्रेसी में बिलीव करते थे। The pro-Tsar whites controlled most of the Russian Empire. pro-Tsar whites ने ज्यादातर रशियन साम्राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। They were supported by French Americans. रशिया के उस कम्युनिटी को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान की सेनाओं ने भी पूरा समर्थन दिया। इनकी वहां के लोग भी ये नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक जो हैं वो रशिया में शासन करें, क्योंकि अगर रशिया के अंदर ऐसा होगा तो उसका इफेक्ट एशिया, यूरोप और बाकी के देशों पर भी आएगा और वहां के लोग भी जो हैं वो सोशलिज्म में की डिमांड करेंगे, जो कि सही नहीं है। सो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स सपोर्ट द प्रो-जार वाइट्स, यानी कि वो लोग जो जार के समर्थक थे उन्होंने उनका समर्थन किया फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ने, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म हो। ऑल दीज फॉट अ वार विद द बोल्शेविक्स, इन सब ने मिलकर बोल्शेविक्स के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और स्कूलिंग सिस्टम ही डेवलप हो रहा था, यानी कि शिक्षा के साधन का विस्तार हो रहा था। लिबरल्स और रेडिकल्स ये मानते थे कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को, वर्कर्स को शिक्षित करें। उसका दो फायदे होंगे, एक तो वर्कर्स की स्किल्स डेवलप होगी, वर्कर्स ज़्यादा काम करेंगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये उनकी मॉरल ड्यूटी भी है कि वो वर्कर्स को एजुकेट करें, क्योंकि ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी ये उनका फर्ज है कि अगर समाज से उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो समाज के लिए भी कुछ करें।